साथियों, आपका यस मस्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान सभा सीमित कर दी गई है? संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर, इसको जो संविधान ने द्वारा सीमित कर दिया गया है। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 276 के तहत राज्य को या उस राज्य के किसी एक नागरिक, नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकार को किसी एक व्यक्ति द्वारा वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये प्रतिवर्ष, ये 60वें संशोधन में 250 रुपये था, ठीक है, तक सीमित कर दिया गया है। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कब किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुत करने के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किसका? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, डिटेल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। ओके दोस्तों, आइए अगला। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक है, बताइए क्या होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। ठीक है, लेखा के लिए वोट। क्लियर? आगे ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में अंतर क्या है? ठीक है, बताना है अंतर। देखिए दोस्तों, क्या बताना है? अंतर क्या है, और इसमें से बताना है सही कौन से, अंतर क्या है और सही कौन से। ठीक है, आइए। स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। बताइए दोस्तों, नहीं, ये गलत है। ठीक है, आगे आइए। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। ये सही है। ठीक दोस्तों, तो ये सही है, डिटेल देख लीजिए और क्लियर हो जाए। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों के लिए संचित निधि से धन निकालने है तो लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट, ओके दोस्तों, संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के पक्ष व्यय मात्र से संबंध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, कोई सरकार हो, दोनों कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्जी उदाहरणों में तत्कालिक कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, इससे आपको वीडियो मिलते रहें। और आप करंट की वीडियो बहुत पढ़ने पड़ेंगे तो अब देखिए, आपको कंपटीशन ऐसे निकल जाएगा। करंट तो आपको किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के पक्ष समक्ष रखा जाता है? ठीक है दोस्तों, व्यय का अनुमान किस रूप में रखा जाता है दोस्तों? अनुदान का अनुरोध। ओके दोस्तों, किस रूप में? अनुदान का अनुरोध। देखते हैं। अनुच्छेद 113 के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा की शक्ति होगी कि वह किसी मांग की अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। ओके दोस्तों, क्लियर? आगे ये सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित होते हैं। कौन से दोस्तों? ठीक है, तो बजट की प्रस्तुतिकरण, हाँ बिल्कुल होता है। बजट पर चर्चा, बिल्कुल होता है। विनियोग विधेयक को पारित करना, बिल्कुल होता है। लेखानुदान नहीं होता। ठीक दोस्तों, और वित्त विधेयक को पारित करना, ठीक, बिल्कुल, ये डिटेल, ये सारी चीजें होती हैं। आगे आइए। लेखानुदान बना है, किससे बना है? बताइए तो। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ये तो अभी आप डिटेल पढ़ चुके हैं, वही सेम डिटेल लिखी हुई है, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। किन किन, देखिए क्वेश्चन पूछा है किन किन चीजों में पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की होनी जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या है? नवीन राज्य के गठन के संबंधित विधेयक पर बिल्कुल बिना पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं कर सकते हम। ऐसे कराधान जिन विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, बिल्कुल सही, पहले अनुमति चाहिए। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर बिल्कुल। धन विधेयक पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, मतलब सभी चारों पे आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों पे राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किसका है? कटौती प्रस्ताव का। ठीक है, संघीय बजट से है। देखिए आप समझ लीजिए, प्रस्ताव 2-3 है, बहुत आते हैं। आप समझ लीजिए, निंदा प्रस्ताव आता है, मतलब ये समझिए क्या है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को सुधार के लिए लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मात्र मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के और उसे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव क्या है? बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं होता। ठीक दोस्तों, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार का होता है: नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययी कटौती। ओके दोस्तों, अगला स्थगन प्रस्ताव क्या है? किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद के सदस्यों का ध्यान आकर्षण करने हेतु लाया जाता है। आइए अगला देखिए। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? किनके द्वारा करती है? स्थगन प्रस्ताव रखती है, बिल्कुल, और प्रश्नकाल द्वारा, बिल्कुल, और अनुपूरक, तीनों द्वारा। ठीक है, आंसर जाएगा 1, 2, 3। अब देखिए, स्थगन प्रस्ताव वो पढ़ चुके हैं सबका है। ठीक है, तो पढ़ने उसका नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो पुस्तक करके पढ़ लीजिए। आइए आगे देखते हैं। प्रश्नकाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पूछा गया कई बार। प्रश्नकाल, प्रत्येक सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल। अब अनुपूरक प्रश्न क्या है? ठीक है, संसद में प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 3 श्रेणी में होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। ठीक दोस्तों, आगे आइए, आगे देखते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य दोस्तों? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करनी है। ओके दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। गिलोटिन इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है दोस्तों? क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अब पढ़ लीजिए तो और क्लियर हो जाए। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। ठीक, समाप्त करने का इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता है। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। ठीक दोस्तों, अगला ये बताना सुमेलित नहीं है। ठीक, क्या है? सुमेलित नहीं दोस्तों। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, नीति निबोधन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। मितव्ययता प्रस्ताव बजट की मांगों में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, मतलब कि हम कम खर्च कर रहे हैं उसके लिए। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया, मतलब कि सांकेतिक रूप से कि बजट को हमने कम किया, मतलब कि ठीक पेश नहीं था। अगला लेखानुदान बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये तत्कालिक के लिए होता है। देखिए, जब बजट प्रस्तुत नहीं हो पाता है, देखिए दिया हुआ मध्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांगी जाती है। ठीक है, आगे पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18। पहले कितनी थी? 21 थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किस संशोधन से इसको 18 वर्ष की गई? किससे? 61वें संशोधन ट्रेन से इसको 18 वर्ष कर दिया घटा के। ठीक है, पहले 21 थी। आइए आगे देखिए। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री दोस्तों, परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। कौन करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बताना सही है। तो सही कौन सा है? योजना आयोग को जवाबदेही संसद के प्रति, बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, योजना आयोग संसद के प्रति नहीं है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की आयु न्यूनतम आयु 40 वर्ष, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक दोस्तों, अब डिटेल पढ़ लीजिए। अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, ये बहुत आता है 123, 1 to 3 दोस्तों, 1 to 3 में अध्यादेश है। आगे आगे देखते हैं। बताना आपको है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुने। ठीक है, सही चुनना है। आइए देखते हैं, सही देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अमूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही, हटा दिया गया है। कब से, 44 अमेंडमेंट 1978 से। अगला, एक राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बताइए। बिल्कुल रोक सकती है, वित्तीय बिल रोक सकती है, धन विधेयक नहीं रोक सकती। ध्यान रखिए दोस्तों, फाइनेंस बिल और धन विधेयक में अलग अलग अंतर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया नहीं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष से पंथ निरपेक्ष बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, और लोकतांत्रिक शब्द नहीं बढ़ाया गया, और कई चीज बढ़ाई गई हैं जैसे अखंडता। ठीक है, आगे, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था में सुलझाया, बिल्कुल गलत। आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, 1 और 2 सही। ठीक, आइए आपको डिटेल पढ़ लीजिए, पढ़ना है। ठीक है, और अब क्लियर हो जाएगा। पोस्ट के पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, किसके क्षेत्र से स्थगन प्रस्ताव को। ओके दोस्तों, ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की देन है, किसकी देन है, भारत की देन है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है, इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सदस्यों को अविलंबनीय लोकसभा के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने के लिए का अवसर है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। तारांकित प्रश्न के विषयों में सही है, देखो बताना क्या सही है। ठीक है, सही क्या है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। उत्तर लिखित, भाई मौखिक तो लिखित होगी नहीं। पूरक प्रश्न पूछाते हैं, हाँ बिल्कुल पूछाते हैं। ठीक है, पूरक प्रश्न नहीं पूछाते, बिल्कुल नहीं, गलत पूछाते हैं। उत्तर पर बहस की जाती है, बिल्कुल नहीं। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहता। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 है, 1 और 3 बी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। बी डिटेल पढ़ा हुआ है, अब देख लीजिए। अगला देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों की सलाह, बिल्कुल गलत। ये तो सबको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रालय को सृजन करता। ठीक है, अगला देखिए, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को बिल्कुल सही है, वही सेम उल्टा हो गया, सही बिल्कुल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका केवल बी। क्लियर, डिटेल पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वही चीज दी हुई है। अगला, ये भारतीय संसद का सचिवालय किससे गठन होता है, संसदीय कार्य मंत्री से के अधीन नहीं, राष्ट्रपति के अधीन, बिल्कुल नहीं। आइए आगे देखते हैं। सरकार, हाँ बिल्कुल सही। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, बिल्कुल नहीं। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित है किससे, न्यायिक समीक्षा से। मतलब न्याय, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है मूलभूत अधिकारों के संबंध में है, कहता है कि कोई भी विधि उस सीमा तक वैध मानी जाएगी जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है, और वह विधि उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जहां तक मौलिक अधिकारों का हनन करती है। मतलब कि न्यायिक समीक्षा, उसका अर्थ न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ऐसे तो समझिए कि संसद द्वारा बनाए नियमों का न्यायिक समीक्षा हो सकती है जो उसको सीमित करता है, मनमाना नहीं कर सकता है। अगला, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों, 13 मई 2002 को। ठीक है, अगला शताब्दी कब मनाया जाएगा, 13 मई 2052 को। वह राष्ट्रवादी नेता कौन था जो 1925 में, दोस्तों कौन था, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, स्पीकर चुना गया, कौन था, विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है, इतिहास में बहुत आता है। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 को, ये भी आता है ईयर, विट्ठल भाई पटेल द्वारा चुना गया। ठीक है, आगे आइए, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सारे लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।